हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक और नए टॉपिक के साथ आया हूँ आपके बीच, जो है भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और एक बार समझ जाएंगे तो उसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगा एग्जामिनेशंस में लिखने में। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट ज़रूर करना कि कहाँ से तुम ये वीडियो देख रहे हो, किस कॉलेज से ये वीडियो देख रहे हो, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के बीच। चलिए, अब हम लोग भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कि ये भारत का मैप है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि आखिर में हमारा जो विदेश नीति है, भारत की जो विदेश नीति है, उसके निर्धारण में कौन कौन से एलिमेंट्स मायने रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट्स कोई भी देश के विदेश नीति को बनाने में लगता है तो वो होता है उसका ज्योग्राफी कैसा है उस देश का। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग भारत का देख सकते हैं, इधर से लैंड लॉक्ड है पूरा, इधर से पूरा लैंड है। ठीक है, और इधर साइड देखेंगे तो इधर साइड आपका पूरा का पूरा समुद्र है। ठीक है, तो विदेश नीति बनाने में एक इसका प्रभाव रहेगा, आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर रहेंगे पहला। दूसरा है इकोनॉमिक और मिलिट्री। ठीक है, किसी देश की इकोनॉमी किस देश पर निर्भर करती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस देश की इकोनॉमी कैसी है और वो कहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंडियंस की जो कंपनी है वो आपका यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ व्यापार करती है। तो ऑन डैट केस जो विदेश नीति बनेगा उसमें जो यूरोप के पक्ष में बनेगा, यूरोप से सहानुभूति रहेगी विदेश नीति में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है सो इकोनॉमी लाई करता है और कोई भी देश जो है सो बिना पैसे के नहीं चल सकता है। इकोनॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट। थर्ड चीज़ आता है मिलिट्री, कि उस देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है, ये भी डिपेंड करता है विदेश नीति के निर्धारण में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। कहते हैं जो देश अपना इतिहास पढ़ना भूल जाता है उसका ज्योग्राफी बदल जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है। तो इसलिए एक आपका हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस जो हैं, जो चलते आ रहे हैं भारत का, वो भी निर्धारण करता है आपका विदेश नीति को। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कि हमारे देश के अंदर कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट हुए, 1857 की क्रांति, ये सब का भी प्रभाव रहता है विदेश नीति पर। उसके बाद आपका आता है आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स। ठीक है, आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स मतलब भारत जैसे कि कभी भी कोई देश के ऊपर पहले आक्रमण नहीं किया है, या फिर किसी देश के ऊपर जो है प्रभुसत्ता नहीं किया है। ठीक है, सत्ता स्थापित करने की कोशिश नहीं किया है किसी भी देश में। तो ये इसकी आइडियोलॉजी है कि ये हमेशा उदारवादी और मानवता के लिए काम करता है। उसके बाद आ जाता है आपका नेशनल इंटरेस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स और फैक्टर्स आपका आता है नेशनल इंटरेस्ट का। ठीक है, कि जो हमारे देश के लिए हित में रहेगा हम वैसा विदेश नीति अपनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनेशनल मिलेनियम, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी घटनाएं घटती है उससे हर देश कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो ऑन डैट केस हमें जो है सो उस इंटरनेशनल एक्टिविटी से अलग कट के नहीं रहना है। ठीक है, उससे अपने आप को जोड़ना है। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे आपका निर्धारक तत्व की, तो सबसे पहला आपका आ जाएगा जियोग्राफिकल फैक्टर। ठीक है, सेकंड आपका आ जाएगा इकोनॉमिक और मिलिट्री।
आई होप समझ में आ रहा हो सबको। इकोनॉमी और मिलिट्री। थर्ड आपका आ जाता है हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, कि यहाँ पर पहले क्या ट्रेडिशंस रहे हैं, वो भी विदेश नीति में, जैसे प्रणाम करने की एक नीति है, ठीक है, ये ट्रेडिशन चला रहा है प्रणाम करने की। अभी प्रधानमंत्री गए थे पपुआ न्यू गिनिया, वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे उनका पैर छुए, ठीक है। तो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। उसके बाद आपका आ जाता है नेशनल कॉन्फ्लिक्ट। नेशनल कॉन्फ्लिक्ट। फिर आ जाता है आपका आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स। फिर आ जाता है नेशनल इंटरेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट। और लास्ट आपका आ जाता है इंटरनेशनल मिलेनियम, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ये नेपाल है, ये नेपाल कंट्री है। नेपाल कंट्री चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, ठीक है। अगर इसको कोई भी अफ्रीका से, यूरोप से कोई माल लाना होगा तो या तो वो भारत के साथ संधि करे ताकि उसको यहाँ से ऐसे करके मिले रास्ता, कि वो बाई रोड यहाँ से ऐसे करके ले जाए, ठीक है, या फिर चाइना के साथ वो करे, तो उसकी विदेश नीति उस तरीके की बनेगी, ठीक है। हमारा जो है सो विदेश नीति जो है वो पहला तो इधर पाकिस्तान है, इधर आपका चाइना है, ठीक है, और इधर आपका बांग्लादेश। तो इस तरीके से हम लोगों की विदेश नीति बनी हुई है। ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है। तो ये हमारी विदेश नीति इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। आई होप ये सातों पॉइंट्स आप लोगों के दिमाग में क्लियर हुआ हो और एग्ज़ाम्स में लिखने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए अब अंदर की बातों को देखते हैं। मैं बोलते जाता हूँ, जो स्टूडेंट लिख रहे हैं वो लिखते चले जाएं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो पाए एग्ज़ाम्स में लिखने में। और 2-4 बार वीडियोस सुन लेना एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ाम्स के पहले, तो हो जाएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप कहाँ से ये वीडियो को देख रहे हो, किस कॉलेज से देख रहे हो, किस स्कूल से देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो। इंट्रोडक्शन। भूमिका की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास मूल सिद्धांत है, ठीक है। सबसे पहले सिक्योरिटी और दूसरा आपका है डेवलपमेंट। इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि राज्य के 4 एलिमेंट्स होते हैं। राज्य के 4 एलिमेंट्स होते हैं। 4 एलिमेंट्स में आपका सबसे महत्वपूर्ण कोई एलिमेंट होता है तो वो होता है संप्रभुता, ठीक है। जिस भू क्षेत्र के पास संप्रभुता होती है उसी को राज्य कहा जाता है। अगर संप्रभुता नहीं रहती है तो उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो उस संप्रभुता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला सुरक्षा उस पूरे भू क्षेत्र का और उस पूरे भू क्षेत्र का विकास, ये मूल सिद्धांत होता है, बेसिक प्रिंसिपल, जिसके आधार पर किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण होता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्रोत, भौगोलिक परिस्थितियाँ, सैन्य शक्ति, राष्ट्रीय तथा ऐतिहासिक परंपराओं का भी विदेश नीति के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ रहता है। इस आणविक युग में जबकि स्थल, जल और वायु पर मनुष्य ने विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसी स्थिति में हिमालय पर्वत और समुद्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेकार सिद्ध हुआ है, ठीक है। पहले के समय में क्या बोला जाता था कि पहले के समय में कहा जाता था कि हमारे तो 3 तरफ से समुद्र हमारी रक्षा कर रहा है और इधर साइड से जो है हिमालय जो है वो हमसे, चाइना से हमको रक्षा कर रहा है। लेकिन आज के समय में ये चीज़ लागू नहीं होते हैं, ठीक है। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में मनुष्य, सेना और परिस्थितियों या समय का बहुत बड़ा हाथ रहता है। जॉन एफ कैनेडी कहते हैं कि द पर्पस ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज़ नॉट टू प्रोवाइड एन आउटलेट फॉर आवर ओन सेंटिमेंट्स ऑफ होप और इंडिग्नेशन, इट इज़ टू सेव रियल इवेंट्स इन अ रियल वर्ल्ड, ठीक है। जॉन एफ कैनेडी जो थे वो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ये बताते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का जो पर्पस होता है वो आपका सिर्फ अपने सेंटिमेंट्स को नहीं दूसरे देश के साथ मिलाना होता है, ठीक है। जो रियल वर्ल्ड में, जो दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं,
जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं या फिर कुछ हानि हो रही है, तो उसको कैसे चैनलाइज किया जाए सारे देश मिल करके, सारे देश मिलकर। जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंटल इशू हुआ, इन्वायरमेंटल इशू हो रहा है, तो ऑन डैट के सारे देश एक कॉमन मीटिंग पॉइंट पर बैठेंगे, एक टेबल पे बैठेंगे और वहाँ पर जो है सो उसको सेव करेंगे, उसको एक निर्धारित रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है फॉरेन पॉलिसी बनाने का मतलब कि हमारी जो सेंटिमेंट्स हैं, हम जो चाहते हैं बस वही क्या कहते हैं दूसरे देश से ये करते रहें। ठीक है, वही एक नहीं होता है पर्पस। जो पूरी दुनिया का जो समस्या है उसको भी एक टेबल के में बैठ करके सारे देश सुलझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। जैसा कि सातों पॉइंट्स मैंने ऊपर समझा दिया है, किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो ज़रूर लिखना, कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर। किसी भी देश की विदेश नीति उसके नीति निर्धारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। ऐसा करते समय वे राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों, आंतरिक और बाह्य वातावरण तथा राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हैं। इनका विश्लेषण करते समय उनकी अपनी धारणाएं और प्राथमिकताएं होती हैं जो तत्व विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। उन्हें सामूहिक रूप से विदेश नीति का निर्धारक कहा जाता है। जे.एन. रोसेनो ने इन्हें विदेश नीति निवेश कहा है। ये सब जो कोटेशंस और पॉइंट्स हैं ये एग्जामिनेशंस में लिखना, आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होगी। विदेश नीति के निर्धारक तत्व इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय हित, राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। प्रत्येक देश अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करता है कि उसके राष्ट्रीय स्वार्थ सुरक्षित रह पाए। यह हित सदैव एक जैसे नहीं रहते, समय समय पर इनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर विदेश नीति में है तो नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि पहले के समय में जो था वो कहा जाता था कि इधर तीन तरफ से मेरा समुंदर जो है सो हमारी सुरक्षा कर रहा है, इधर साइड से चाइना से हिमालय हमारी सुरक्षा कर रहा है, वो क्या कहते हैं नहीं आने देगा। लेकिन समय के साथ जो है सो उस पर विजय प्राप्त कर लिया गया और समय के साथ वो स्थिति बदल गई, अब वो चीज़ नहीं रही। यही कारण है कि राज्यों की विदेश नीति में परिवर्तनशीलता या गतिशीलता रहती है। ठीक है, जो हमारा 1947 में डिमांड था या फिर जो हमारा 1947 का फॉरेन पॉलिसी था उसके आधार पर अब 2023 में वर्ल्ड में नहीं घूम सकते हो। ठीक है, आपको चेंज करना ही होगा। तो हर देश की विदेश नीति बदलते रहती है समय समय पर। विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को पूरा करना होता है। पंडित नेहरू ने एक बार लोकसभा में कहा था कि भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना है, क्योंकि किसी भी विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हित ही होते हैं। राष्ट्रीय हितों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए एडमिरल ने लिखा है कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में स्वार्थ न केवल वैधानिक और मौलिक कारण है, राष्ट्रीय हित की अपेक्षा अन्य कोई हित किसी सरकार की नीति के निर्माण में अधिक सहायक नहीं हो सकता। मतलब घुमा फिरा करके जो है वो आपका नेशनल इंटरेस्ट को ही सर्वोपरि रखा गया है। ठीक है, भारतीय विदेश नीति के मुख्य जन्मदाता जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, पनिकर और कृष्णा मेनन है। उन लोगों ने घोषणा किया कि निम्नलिखित 3 सिद्धांतों के आधार पर भारतीय विदेश नीति का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये 3 जो थे वो थे, आपका पहला था उस समय जब विदेश नीति बनाया जा रहा था तो उस समय इन लोगों ने ये किया गया था, पहला कि शक्तिशाली गुट से असंलग्नता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 मेजर ब्लॉक्स थे पूरे दुनिया में, जिसमें कि किसी में ना जाने की इन लोगों ने ये किया था। सेकंड जो वैसी कंट्री, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो कॉलोनियल रूल से आज़ाद हो रहे थे। ठीक है, तो उनको सपोर्ट करना दूसरा इनके विदेश नीति में था
कि उनको सपोर्ट करना, उनको आज़ादी दिलवाना कॉलोन उपनिवेशवाद से। तीसरा है जाति विभेद का विरोध, ठीक है, जो गोरे और काले का विभेद था, जिसके लिए महात्मा गांधी ने जो है अफ्रीका में एक मुहिम चलाई थी, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस के खिलाफ। तो ये तीन जो थे वो बेसिक इन लोगों ने रखे कि पहला तो किसी गुट में नहीं मिलेंगे हम लोग, दूसरा जो भी देश या लोग जो है सो उपनिवेश से स्वतंत्रता चाहते हैं उनको सपोर्ट करेंगे हम लोग, और तीसरा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करेंगे, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी जी उससे जुड़े हुए थे। किसी भी देश की विदेश नीति अनेक तत्वों के आधार पर विकसित होती है, जिसमें भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, वैचारिक और मनोवैज्ञानिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व निम्नलिखित रहे हैं। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। वैसे तो मैंने ऊपर सब एक्सप्लेन कर दिया है। आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हो, किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हो, ज़रूर लिखना, फीडबैक जरूर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। भौगोलिक तत्व, पहला जियोग्राफिकल फैक्टर्स। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और उत्तर में इसकी सीमाएं स्थल से घिरी हुई हैं। इसकी लगभग 7,516.6 किलोमीटर समुद्री सीमा और लगभग 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। यह भौगोलिक सीमाएं भारत की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आर्थिक और सैनिक तत्व, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फैक्टर्स। भारत की विदेश नीति के निर्माण में आर्थिक और सैनिक तत्वों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ है, ठीक है। अब मान लीजिए व्यापार है, इकोनॉमी है, तो कोई भी देश अपनी इकोनॉमी को नहीं गिराना चाहेगी, क्योंकि कोई भी चीज़, पूरी संस्था, पूरे विश्व जो चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इकोनॉमी के बलबूते पर चल रहा है। जिस देश की इकोनॉमी ख़त्म हो गई वो देश ख़त्म हो गया। अतः यह स्वाभाविक है कि भारत की विदेश नीति में पश्चिमी देशों के प्रति सहानुभूति हो, किंतु इस सहानुभूति के होते हुए भी भारत ने पश्चिमी देशों का पिछलग्गू होने की नीति नहीं अपनाई और पश्चिम के पूंजीवादी व्यवस्था को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। मतलब पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट जो नेशन है, जैसे अमेरिका जो है पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट नेशन है, उस पद्धति को हमारे भारत में स्वीकार नहीं किया। भारत ने रूस द्वारा नियोजित आर्थिक विकास के कार्यक्रम को लागू किया और समाजवादी ढांचे का समाज स्थापित करने की प्रतिज्ञा की है, ठीक है। जैसा कि हमारा जो समाज है वो सोशलिस्ट, हम लोग सोशलिस्ट नेशन है। एक होता है आपका साम्यवादी ढांचा, एक होता है समाजवादी ढांचा, तो हमारा समाजवादी ढांचा है। भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव है जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। सैनिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राष्ट्र है, लेकिन कुछ समय पूर्व तक अपनी रक्षा के लिए अनेक दृष्टि से पूरी तरह विदेशों पर निर्भर था। सैनिक क्षेत्र में आज भी कुछ पहलुओं पर उसकी निर्भरता विदेशों पर है, इसलिए भारत को बाध्य करती रही है कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री संबंध रखा जाए, ठीक है। जैसा कि अभी देखा गया था, तो उसमें एक बार रशिया जो था वो पूरा का पूरा अपना क्या कहते हैं खेमा लगा दिया था भारत के लिए। अभी हाल में जो है वो आपका चाइना जब भारत के साथ ये कर रहा था, तो अमेरिका जो है वो बॉम्बर विमान ला करके खड़ा कर दिया था इंडियन ओशियन में, ताकि भारत को सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय संघर्ष, नेशनल कॉन्फ्लिक्ट। हमारे राष्ट्रीय संघर्ष ने भी हमारी विदेश नीति का निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। पहला, इसके कारण भारत में महाशक्तियों के संघर्ष का मोहरा बनने से बचने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ, तथा दूसरा, विश्व राजनीति में निर्णायक मार्ग अपनाने की महत्वाकांक्षा विकसित हुई, ठीक है। राष्ट्रीय संघर्ष से हम लोगों को क्या सीखने को मिला? पहला चीज़ यही हुआ कि भारत जो है वो दोनों महाशक्ति जो था अमेरिका और रूस, ये दोनों जो था वो दोनों भारत को अपने अपने पक्ष में करना चाह रहा था, लेकिन वो क्या कहते हैं मोहरा बनने से
रोका गया, रुक गया। और दूसरा जो है वो आपका जो नॉन अलाइनमेंट का एक मुहिम चलाया गया कि हम ना ई गुट में रहेंगे ना वो गुट में रहेंगे। तो एक विश्व राजनीति में एक निर्णायक मार्ग विकसित किया भारत ने कि वो नॉन अलाइंड है, मतलब असंलग्न है। ठीक है, जैसा कि देखिए पहली प्रवृत्ति में असंलग्नता और दूसरी से सेतु बंध के नीति का विकास हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय संघर्ष के फलस्वरूप भारत में उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति जागृत हुई। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक परंपराएं। आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए, सब लोग अच्छे से लिखना, ठीक है। ऐतिहासिक परंपराएं, और मुझे भूल मत जाना भारत की विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक परंपराओं का भी बड़ा हाथ रहा है। प्राचीन काल से भारत की नीति शांति प्रिय रही है। भारत ने किसी भी देश पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व लादने की चेष्टा नहीं की। विदेश पर उसकी विजय सांस्कृतिक क्षेत्र में ही रही। ठीक है, जहाँ भी भारत ने फैलाया है पूरे देश में, वहाँ अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है भारत। ठीक है, स्वाधीनता संग्राम के समय भी देश की ऐतिहासिक परंपराओं का परित्याग नहीं किया गया। स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने सभी देशों के साथ और विशेषकर पड़ोसियों के साथ सहयोग करने की, जातीय पक्षपात की नीति का विरोध करने की और साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति को बल पहुंचाने की नीति का समर्थन किया। ठीक है, भारतीय नेताओं ने साम्राज्यवाद, फांसीवाद और सैनिकवाद के प्रति कभी अपना प्रेम और समर्थन प्रदर्शित नहीं किया। भारत की ऐतिहासिक परंपरा उसकी वर्तमान विदेश नीति में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 4-5 बार वीडियो देख लेना। वैचारिक तत्व, आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स, वैचारिक एवं दार्शनिक आधार भी किसी देश की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत की विदेश नीति इसका अपवाद नहीं है। यह निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है। भारत का परंपरागत दर्शन उदारता और मानवता पर आधारित रहा है। भारत की विदेश नीति पर यह प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। भारतीय विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है कि वह साम्यवादी और गैर साम्यवादी सभी देशों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखे तथा इन दोनों विरोधी गुटों में संघर्ष की स्थिति न आने देने का प्रयत्न करे। यद्यपि भारत की विदेश नीति में गांधी जी का शांतिवाद बहुत प्रभावशाली है, तथापि मार्क्सवाद का प्रभाव भी कम नहीं है। आधुनिक शीत युद्ध में समाजवादी खेमे के प्रति भारत की जो सहानुभूति है, उसे बहुत कुछ मार्क्सवादी प्रभाव का परिणाम कहा जा सकता है। पश्चिम की हम आज कुछ स्पष्ट शब्दों में आलोचना और निंदा करने से नहीं चूकते, लेकिन साम्यवादी रूस के प्रति संदेह का लाभ देने की प्रवृत्ति हम में पाई जाती है। पश्चिम के उदारवाद का भी भारत की विदेश नीति पर निर्णायक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, जैसे बहुत सारे देशों के साथ जो है वहाँ के नियम जो है सो हमारे आइडियोलॉजिकल तरीके से नहीं काम करते हैं, लेकिन भी हम उसका विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, लेकिन हम कभी भी जो है वो रशिया के अगेंस्ट में कभी भी नहीं ये करेंगे, क्योंकि हमेशा समय पर रशिया ही हमको मदद किया है। ठीक है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू पाश्चात्य लोकतांत्रिक परंपराओं से बहुत प्रभावित थे। हालांकि उन पर सोवियत रूस का भी गहरा असर था। पंडित नेहरू पश्चिमी लोकतंत्रवाद और साम्यवाद दोनों की अच्छाइयों को पसंद करते थे और उनकी बुराइयों से बचना चाहते थे। इसलिए वे अपने को पूरी तरह से किसी पक्ष से अलग नहीं कर पाए। भारत की विदेश नीति भी दोनों में से किसी भी पक्ष के साथ पूरी तरह अलग नहीं थी। कहा जाता है कि पंडित नेहरू पर हैरोल्ड लास्की का प्रभाव पड़ा था।
लास्की की विचारधारा उदारवाद और मार्क्सवाद के समन्वयवाद पर आधारित है। ठीक है, मतलब लास्की जो था वो आपका उदारवाद भी था उसके अंदर और मार्क्सवाद भी था। मार्क्स और उदारवाद दोनों का वो प्लस कहिए, दोनों प्लस था उसमें। और इसलिए नेहरू द्वारा निश्चित की गई भारत की वर्तमान राष्ट्रीय और विदेश नीति में भी हमें विरोधाभास के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। विदेश नीति के निर्धारक सभी तत्वों में सर्वोपरि स्थान राष्ट्रीय हित का है। राष्ट्रीय हित की विदेश नीति की सच्ची आधारशिला है। अनेक बार यह देखा गया है कि राष्ट्रीय हितों के लाभार्थी छोटे बड़े सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी जाती है। अमेरिका के एक भूतपूर्व विदेश मंत्री के अनुसार विदेश नीति का निर्माण सूक्ष्म सिद्धांतों के आधार पर नहीं होता, वरन ये इनके राष्ट्रीय हितों के कार्यक्रम क्रियात्मक विचारों का परिणाम होती है। ठीक है, इसमें मान लीजिए किसी देश के साथ कोई छोटा छोटा इंटरेस्ट है और किसी देश के साथ बड़ा इंटरेस्ट है, तो ऑन डैट केस ये जो देश है वो जो विदेश नीति बनाएगा तो ये जो छोटे छोटे इंटरेस्ट है इनको ये कर देगा। ठीक है, इनको हटा देगा और वो बड़ा इंटरेस्ट दिखेगा। ठीक है, कभी कभी छोटे इंटरेस्ट को हटा देता है और बड़े इंटरेस्ट को देखता है। भारत की विदेश नीति भी सबसे अधिक राष्ट्रीय हित पर आधारित है। राष्ट्रीय हित का निर्धारण अनेक विरोधी और विभिन्न प्रकार की शक्तियों के संघर्ष से होता है। राष्ट्रीय हित का स्वरूप भी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए एक देश की विदेश नीति में कभी कभी परस्पर विरोधी बातें दिखाई देती है। ठीक है, कभी कभी देखिएगा कि जैसे नेपाल जो है एक बफर स्टेट है, आपका नेपाल जो है एक बफर स्टेट है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तो नेपाल की बोली कभी कभी देखिएगा कि भारत के पक्ष में हो जाती है, कभी कभी जो है सो चाइना के पक्ष में हो जाती है। ठीक है, कभी कभी नेपाल जो है सो इंडिया के एकदम अगेंस्ट में बोलता है, लगता है जैसे चाइना के साथ मिलके वार कर देगा इंडिया के साथ, लेकिन कभी कभी जो है सो वो चाइना के अगेंस्ट में भी बोल देता है। ठीक है, तो हमेशा जो है सो समय के हिसाब से वो बदलती रहती है और कभी कभी एक अच्छा दोस्त भी जो है वो आपको जो है सो आपका विरोध में बात करना चालू करता है। ठीक है, भारत की विदेश नीति भी ऐसी ही स्थिति में है। अरब इजराइल संघर्ष में, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में रूसी हस्तक्षेप के मामले में भारत की विदेश नीति में जो विरोधाभास देखने को मिला वह इस बात को सिद्ध करता है कि भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, जैसे कि रशिया की जब भी बात आती है, चाहे वो क्रीमियन क्राइसिस हो या फिर यूक्रेन की वार हो, ठीक है, उसमें जो है सो भारत कभी भी जो है वो रशिया के अगेंस्ट में काम नहीं करता है, कभी भी नहीं। रशिया हमेशा से एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन रहा है जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है, ना इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री वाइज भी, वेपन्स से भी। तो इसलिए रशिया के अगेंस्ट में कभी भी भारत जो है वो कभी नहीं करेगा कुछ। राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यदि विदेश नीति को कोई मोड़ दिया जाना आवश्यक होता है तो उसमें भारत सरकार के लिए हिचकिचाना अनावश्यक है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, इंटरनेशनल मिलियम। किसी भी देश की विदेश नीति अपने चारों ओर विश्व में घट रही घटनाओं के प्रति उदासीन नहीं रख सकती। उसे हर हालत में प्रत्येक घटना का गहराई से अवलोकन करके उसे स्वयं के साथ संबंधित करना पड़ता है। यही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस अंतर्राष्ट्रीय तनाव का उदय हुआ उसे शीत युद्ध कहा जाता है। इस तनाव को कम करने के लिए प्रयास करना भी सभी देशों का प्राथमिक कर्तव्य बनता था। इसलिए विश्व शांति के आदर्श के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए भारत ने गुट निरपेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भारत ने तीसरी दुनिया के नवोदित स्वतंत्र देशों को एक मंच पर लाकर शीत युद्ध के तनाव पर अंकुश लगाने का प्रयास किया और गुट निरपेक्षता को अपनी विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाया।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्मे संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को भी भारत ने अपनी विदेश नीति में जगह दी। विश्व शांति का सिद्धांत, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा, उपनिवेशवाद व रंग भेद की नीति का विरोध आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो भारत की विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण जगह बनाए हुए हैं। कोरिया संकट, स्वेज नहर संकट, कांगो विवाद, अरब इजराइल संघर्ष आदि में भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को परीक्षण स्थल प्रदान किया है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आज भी गुटनिरपेक्षता नए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में काम कर रही है। आज नई अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण ध्येय आर्थिक मुद्दों को राजनीतिक मुद्दों पर वरीयता देना है। ठीक है, क्योंकि हर देश जो है वो अपना डेवलपमेंट चाहता है, विकास चाहता है, तो ऑन डैट केस हर देश जो है वो इकोनॉमी के पीछे भाग रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है। विश्व व्यापार संगठन की बढ़ती भूमिका का प्रभाव भी भारत की विदेश नीति पर पड़ रहा है। इस तरह क्षेत्रीय संगठनों की राजनीति भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। आज भारत साफ्टा को महत्व देता है ताकि दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाकर आपसी संबंधों में मधुरता लाई जा सके और आर्थिक हितों को भी आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसलिए भारत सार्क, आसियान, क्वाड तथा हिंद महासागर रिम जैसे क्षेत्रीय संगठनों को राजनीति के अनुरूप अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। ठीक है, 3-4 बार एग्जामिनेशन से पहले वीडियोस देख लेना और मुझे भूलना नहीं। ठीक है, ऐसा ना हो मुझे भूल जाना। कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष की बात करें तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति पर कुछ घरेलू तथा कुछ बाहरी तत्वों का प्रभाव पड़ता है। जहां घरेलू तत्वों के रूप में भूगोल, अर्थव्यवस्था, सैनिक तत्व, इतिहास, परंपरा, विचारधारा, व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यवस्था, हित व दबाव समूहों, नौकरशाही, जनमत आदि ने इसे प्रभावित किया है, वहीं बाहरी तत्वों के रूप में क्षेत्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा बदलते विश्व परिवेश ने भी इसे काफ़ी प्रभावित किया है। भारत की विदेश नीति जितनी अधिक घरेलू वातावरण से प्रभावित हुई है, उतनी ही अंतर्राष्ट्रीय परिवेश से भी हुई है। सत्य तो यह है कि भारत ने घरेलू राजनीतिक प्रतिक्रिया के साथ साथ विश्व समुदाय की राजनीति प्रतिक्रिया के अनुरूप ही अपनी विदेश नीति को बनाया है। इसी कारण आज भारत की विदेश नीति सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों का पूरा सम्मान करती है। नरेंद्र मोदी जी इसी में कहते हैं कि दी फॉरेन पॉलिसी इज़ नॉट अबाउट चेंजिंग माइंडसेट्स, फॉरेन पॉलिसी इज़ अबाउट फाइंडिंग द कॉमन मीटिंग पॉइंट्स। ठीक है, एक टेबल पर बैठ करके आप कितने विश्व समस्याओं को सुलझा सकते हो। ठीक है, जब तक बैठोगे नहीं तब तक सॉल्यूशन होगा नहीं। ठीक है, आई होप समझ में आया हो सभी स्टूडेंट्स को। एग्ज़ाम बढ़िया से देना सभी लोग, और 2-4 बार वीडियोस देख लेना, बढ़िया से पॉइंट्स लिखना, कोटेशंस लिखना, सब कुछ लिखना। बहुत मेहनत करके आप लोगों का साथ रहा हूँ और अब अंतिम हो गया है आप लोगों के साथ। भुलाना नहीं मुझे, मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों के साथ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि कहाँ से देख रहे हो।